afternoon, everyone. Is it audible and visible? Namaste, namaste. Good afternoon. हाँ, आज अभिषेक कुमार आप पूछा आज स्ट्रक्चर की क्लास नहीं होगी क्या? नहीं, वो सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं किसी काम से। मैं तो कुछ कुछ काम है उन्हें, तो उस कारण से आज स्ट्रक्चर की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन कल होगा, कल या परसों में वापस चालू हो जाएगा। ठीक है। टुडे शेलो फाउंडेशन कंप्लीट। हाँ भाई, कंप्लीट। सत्यभूषण क्या लिख रहे हैं? जपनाम जपनाम। अच्छा, वो देख क्या है वो बेटा, आश्रम। ठीक है भाई। जपनाम बोलो, अच्छा नाम है, लेकिन वो बाबा जैसा नहीं बनना है अपने को। बाबा जैसी कमाई करना है। बाबा के पास जितना पैसा था वैसी कमाई करना है, लेकिन बाबा जैसा नहीं बनना है। ठीक है। जपनाम जपनाम। जय श्री राम लिख रहे हैं भाई, जय श्री राम। और बोलो, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है। चलो, आश्रम देख रखे हैं भाई सब लोगों ने। आश्रम देख रहे हैं, आश्रम अच्छा है, मनोरंजन के हिसाब से ठीक है ना, लेकिन वैसा बनना नहीं है अपने को। ठीक है। आश्रम में जो बाबा का रोल है, बाबा बन जाओ, लेकिन कैरेक्टर वैसा नहीं रखना है बाबा का। हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे बाबा है जो अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बाबा बुरे होते हैं। कोई एक या दो बाबा बुरे निकल जाने से आप बाबाओं की पूरी कौम को गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि बाबा, सभी बाबा इसी टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बाबा अच्छे भी होते हैं, और अधिकतर बाबा अच्छे ही होते हैं। वो तो गिने चुने दो चार लोग ऐसे निकल जाते हैं कई सालों में, जिसके कारण पूरी कौम बर्बाद हो जाती है, बदनाम हो जाती है। लेकिन हम लोग समझदार हैं, हम किसी एक या दो के कारण पूरी कौम को ख़राब नहीं बोल सकते हैं कि बाबाओं की कौम ख़राब होती है, ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे बाबा लोग भी मौजूद हैं, हमारे भारत में मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। अलग अलग समाज में वो लोग मौजूद है, अलग अलग तरीके से वो लोग सेवाएं दे रहे हैं हमारे समाज के लिए। ठीक है। चलिए। बाबा अमित सर नहीं भाई, मैं कोई बाबा मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ भाई। प्रणाम लिख रहे हैं भाई, प्रणाम प्रणाम, जपनाम जपनाम। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज मैं बात कर रहा था कुछ बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशंस के बारे में, है ना। कल कल हम लोगों ने देखा था तजागी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, है ना। अभी तक मैं आपको रेंकाइंस पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को तरजागी पढ़ा चुका हूँ। तरजागी के अंदर तीन चीज़ें पढ़ाया हूँ। लोकल शेयर फेलियर के भी पढ़ा दिया हूँ, डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग के लिए भी पढ़ा दिया हूँ, और इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल भी बता दिया हूँ। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल मैंने दो मेथड से आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन कोहेजन लेस सॉइल। एक मैं देख रहा हूँ स्पेशल केस, एक अपन यहाँ पर स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 में यहाँ पर लिखता हूँ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इन कोहेजन लेस सॉइल। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल इन कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल इन कोहेजन लेस सॉइल। क्या होगा यहाँ पर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी तरजागी के हिसाब से? तो देखो, क्यू यू इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। सॉइल कैसी बोली है? कोहेजन लेस। कोहेजन लेस मतलब सी का वैल्यू जीरो। यदि सी का वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट टर्म सी एन सी वाला, जो फर्स्ट टर्म है सी, वो जीरो।
तो फर्स्ट टर्म जीरो, तो अब अपने पास क्या बचा, सिर्फ सेकंड टर्म बचा। तो पहले मैं आपका बेसिक लिख देता हूँ, सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू। सिग्मा बार को अपन क्या लिख देते हैं, गामा डी एफ लिख देते हैं, सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू क्या लिख देते हैं अपन, सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ऐसा अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पर इसको ऐसा लिखा, सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपना जनरल इक्वेशन है। मैंने कहा कोहेजन लेस सॉइल है, यदि कोहेजन लेस सॉइल है तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, आपका फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। प्लस अब देखो वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड लेवल पर। जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर आ गया, मतलब जोन 1 फुल्ली सेचुरेट, जोन 2 फुल्ली सेचुरेट। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बन जाएगा आपका, गामा सबमर्ज बन जाएगा। यदि करेक्शन फैक्टर की बात करूँ, है ना, तो इन टर्म्स ऑफ करेक्शन फैक्टर ये क्या बनेगा, गामा सेचुरेट डी एफ एन क्यू इंटू, यहाँ पर करेक्शन फैक्टर क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा आर स्टार क्यू का वैल्यू, ऐसा मैं आपको बताया था। प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाफ बी गामा एवरेज, गामा सेचुरेट में कन्वर्ट हो जाएगा एन गामा, और यहाँ पर करेक्शन फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, तो 0.5 कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म यहाँ पर जीरो, तो आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ गई, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आप देखेंगे 0.5 यहाँ भी है, 0.5 यहाँ भी है, दोनों में से 0.5 मतलब हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है ना, अंदर बचता है गामा सेचुरेटेड डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा सेचुरेटेड एन गामा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्यू यू का इक्वेशन आ गया, किसमें आया, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्या चीज़ मैंने यहाँ से ऑब्जर्व की, यदि चूंकि मैंने यहाँ पर बात किया कोहेजन लेस सॉइल है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या है, जीरो। तो ये वो कंडीशन है जब वाटर टेबल नहीं था, ये वो कंडीशन है जब वाटर टेबल नहीं था, नो वाटर टेबल। ये क्या था, ये वो कंडीशन था जब हमारे पास वाटर टेबल नहीं था, तब हमारी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इतना आ रहा था। और ये वो कंडीशन है जब वाटर टेबल कहाँ पर चला गया, ग्राउंड सरफेस पर चला गया। तो ये लिख रहा हूँ मैं, वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस या ग्राउंड लेवल। तब पा रहे हैं कि देर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन गामा सेचुरेटेड एंड गामा, देर इज नो मच डिफरेंस बिकॉज इट इज पार्शियली सेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गामा सेचुरेटेड और गामा की वैल्यू में। तो आप देखिए यहाँ पर भी वही टर्म है लगभग, यहाँ पर भी वही टर्म है लगभग, लेकिन यहाँ पर हमने बाहर क्या लिख रखा है, हाफ। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ कि कोहेजन लेस सॉइल में जब भी वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाएगा तो उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या तकरीबन हाफ हो जाएगी। तो जी हाँ, हम ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं कि जब भी आपका वाटर टेबल राइज होकर कोहेजन लेस सॉइल में ग्राउंड सरफेस पर आ जाता है, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी लगभग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गामा है और यहाँ पर गामा सेचुरेट है, लेकिन हाँ लगभग कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यह आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, व्हेन वाटर टेबल reaches to the ground surface in cohesion less soil, when water table reaches to the ground surface in cohesion less soil, then ultimate bearing capacity
is reduced by 50%, is reduced by approximately, क्या लिख रहा है, approximately 50%, ठीक है। 50% बाय रिड्यूस हो जाती है, हाफ होना मतलब 50% हो जाना, ठीक है। यहाँ तक की बात अपनी क्लियर है। तो ये एक स्पेशल केस मेरे पास था। एक बार फोटो ले लो, फिर मैं आपको स्पेशल केस 2 दिखा रहा हूँ। सभी लोग फोटो ले लेंगे इसका, मैं भी यहाँ पर फोटो लेकर आपको भेज रहा हूँ, है ना। अरे यार आज तो शेयर किया ही नहीं अपन ने, शेयर किया ही नहीं, जपनाम के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़ गए थे तो शेयर ही नहीं कर पाए। ठीक है, मैं फ़ोटो लेके भेज रहा हूँ, है ना, टेलीग्राम में मैं भेज रहा हूँ, आप लोग भी फ़ोटो ले लो। तो ये मैंने भेज दिया टेलीग्राम पर फ़ोटो, सभी लोग शेयर ज़रूर कर देंगे, सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे सेशन को। मैं भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ भाई सभी लोगों में। ठीक है, मैंने सभी जगह पर शेयर कर दिया है, ज्वाइन करेंगे सभी लोग सेशन को। ऐसा लिख भी देना सेशन स्टार्टेड करके। ये फ़ोटो भेज दिया हूँ, सभी ने फ़ोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये था केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1। आइए स्पेशल केस नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल केस नंबर 2 में क्या है हमारा स्पेशल नंबर केस, यहाँ पर मैंने लिखा स्पेशल केस नंबर 2। क्या है स्पेशल केस नंबर 2? स्पेशल केस नंबर 2 है आप लोगों का कि भैया नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इन कोहेसिव सॉइल, इन कोहेसिव सॉइल हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इन कोहेसिव सॉइल? तो यहाँ पर देखो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए कि इसमें कोहेसिव सॉइल में, मतलब मैं तो क्ले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोहेसिव सॉइल से मेरा मतलब है क्ले से। अब क्ले के लिए मैंने आपको बताया था N गामा की वैल्यू कितनी होती है क्ले के लिए, 0, मतलब आपका थर्ड टर्म तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, और NC की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया Q इज इक्वल टू NC की वैल्यू 5.7 एज पर तरजागी, तो NC की वैल्यू 5.7, ये कोहेजन C मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिग्मा बार ये लिख दिया। NQ का वैल्यू 1 हो गया था, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, NQ का वैल्यू 1 है, और N गामा 0 था, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गई। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, नेट अल्टीमेट निकालना चाहता हूँ। तो नेट अल्टीमेट कितना आ जाएगा, नेट अल्टीमेट आपका कितना आ जाएगा, नेट अल्टीमेट यहाँ पर आ जाएगा अल्टीमेट माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। जब भी नेट टर्म आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नेट अल्टीमेट निकालने में अल्टीमेट कितना अपने पास में 5.7C प्लस सिग्मा बार है, 5.7C प्लस सिग्मा बार यह है अल्टीमेट, माइनस ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करना है, सिग्मा बार से सिग्मा बार कैंसिल, तो हमारे पास नेट अल्टीमेट कितना आ गया, नेट अल्टीमेट अपने पास में आ चुका है 5.7C, और यही हमारे पास क्या है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है। यही हम यहाँ पर क्या चाह रहे थे, निकालना चाह रहे थे, नेट अल्टीमेट वैल्यू। अब यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ हेलो,
या आई एम इन क्लास। सो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि भैया नेट अल्टीमेट अपने पास 5.7 टाइम्स सी आ चुका है। ऐसी कंडीशन में, है ना, ऐसी कंडीशन में एक बात मेरी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक बात बताओ, यदि वाटर टेबल मैं ऊपर ले आऊँ जोन 2 में, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या नेट अल्टीमेट पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोन 1 में ले आऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राउंड सरफेस पे ले आऊँ कोई फर्क पड़ेगा क्या अल्टीमेट नेट अल्टीमेट पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट अल्टीमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर टेबल इफेक्ट। क्योंकि देखो, जब भी वाटर टेबल की बात आती है तो हम कौन से टर्म्स में चेंजेस करते हैं? या तो हम थर्ड टर्म में चेंज करेंगे या फिर हम सेकंड टर्म में चेंज करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर नेट अल्टीमेट की बात करूँ क्ले सॉइल में, तो इस नेट अल्टीमेट सॉइल के अंदर किसी भी प्रकार से ना तो सेकंड टर्म मौजूद है ना ही थर्ड टर्म मौजूद है। यदि यहाँ पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मौजूद नहीं है तो वाटर टेबल चाहे जोन 2 में आ जाए, जोन 1 में आ जाए या ग्राउंड सरफेस पर आ जाए, आपके नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है मेरी इतनी सी बात? यस सर क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक जनरल डिस्कशन में आपको बता रहा हूँ, है ना, एक जनरल डिस्कशन में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ इन कोहेजन लेस सॉइल, इन कोहेजन लेस सॉइल। क्या लिखते हैं हम लोग इन कोहेजन लेस सॉइल में? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन याद है क्या आपको? हाँ बिल्कुल याद है। क्या होता है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी? ये होता है CNC प्लस गामा DF, है ना, गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। ये इक्वेशन है अपने पास भाई, ये इक्वेशन है अपने पास में इन कोहेजन लेस सॉइल। और इन कोहेजिव सॉइल की यदि मैं बात करूं, इन कोहेजिव सॉइल मतलब इन क्ले सॉइल, मतलब फ्रिक्शनलेस सॉइल की बात कर रहा हूँ, इन क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल में हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाती है? क्ले सॉइल में अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी केवल थर्ड टर्म 0 हो जाता है, सिर्फ ये दो टर्म ही मौजूद होते हैं, CNC प्लस गामा DF। NQ की वैल्यू 1 हो जाती है, तो गामा DF जैसा मैंने यहाँ पर बताया 5.7 प्लस सिग्मा बार की वैल्यू गामा DF है और NC की वैल्यू मैंने 5.7 रख दी थी। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन को यदि मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यदि मैं सैंडी सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल मतलब सैंड, यदि मैं सैंडी सॉइल में कोई एक फुटिंग बनाऊँ, यदि मैं सैंडी सॉइल में एक फुटिंग बना रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक ही प्लॉट है, पूरे प्लॉट पर सेम सॉइल है, सब जगह यूनिफॉर्म सॉइल है। यहाँ पर मैंने 2 मीटर बाय 3 मीटर का फुटिंग बनाया और यहाँ पर मैंने 4 मीटर बाय 5 मीटर का फुटिंग बनाया। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर मैंने 2 मीटर बाय 4 मीटर का फुटिंग बनाया और यहाँ पर मैंने सपोज 3 मीटर बाय 5 मीटर का फुटिंग बनाया। दोनों के साइज अलग अलग है, तो दोनों में सॉइल की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। सर कैसे? क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बी पर। आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? बी पर, साइज ऑफ द फुटिंग पर डिपेंड कर रही है। तो आप अलग अलग साइज के फुटिंग बनाइए तो सभी में अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी अलग अलग निकलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर साइज पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। मतलब आप क्ले सॉइल में 2 मीटर बाय 3 मीटर का बनाओ, 3 मीटर बाय 5 मीटर का बनाओ, 2 मीटर बाय 2 मीटर का बनाओ, किसी भी साइज का बनाओ, आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो सॉइल है तो सेम वैल्यू देगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ फुटिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फुटिंग। ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर QU डिपेंड्स अपॉन दी, किस पर डिपेंड कर रहा है? एक मैंने लिखा साइज ऑफ फुटिंग पर, साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है। दूसरा डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल, डेप्थ ऑफ फुटिंग पर भी डिपेंड करता है। आप एक जगह पर 5 मीटर का डेप्थ बनाओ फाउंडेशन का, एक जगह पर 3 मीटर का डेप्थ बनाओ, तो जहाँ पर 5 मीटर का डेप्थ है फाउंडेशन में, वहाँ पर ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी मिलेगा। मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड कर रहा है। ये डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ QU डिपेंड्स अपॉन दी, किस पर डिपेंड कर रहा है? ए, साइज ऑफ फुटिंग,
है ना, साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड कर रहा है। फिर और किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप, है ना, डेप्थ ऑफ फुटिंग, हाँ डीएफ पर भी डिपेंड कर रहा है, डेप्थ ऑफ फुटिंग पर भी डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकायदा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेप्थ ऑफ फुटिंग पर भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद और बताओ, क्या वाटर टेबल पर डिपेंड करता है, हाँ वाटर टेबल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पर टर्म, सेकंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है, तो वाटर टेबल पर डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये, हाँ ये भी डिपेंड कर रहा है, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल पर ये भी डिपेंड कर रहा है। और बताओ और किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या शेप ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है, यस शेप ऑफ फुटिंग पर डिपेंड कर रहा है, शेप ऑफ फुटिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप सेम सॉइल में एक सर्कुलर फुटिंग बनाओ तो उसकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कुछ और होगी, सेम सॉइल में आप स्क्वायर फुटिंग बनाओ उसकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कुछ और होगी, सेम सॉइल में आप रेक्टेंगुलर फुटिंग बनाओ तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कुछ और होगी। तो सेम सॉइल के अंदर डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग के लिए भी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट साइज के लिए अलग होगी, डिफरेंट डेप्थ के लिए अलग होगी, लोकेशन ऑफ वाटर के हिसाब से चेंज हो जाएगी, शेप ऑफ द फुटिंग के हिसाब से भी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। इन सब के अंदर मैंने सॉइल का टाइप सेम रखा है, उसके बावजूद भी सेम सॉइल मुझे अलग अलग बेरिंग कैपेसिटी दे रहा है, मतलब सॉइल का जो बेरिंग कैपेसिटी होता है इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर शेप ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ पर रेक्टेंगल हो रहा तो कुछ और होगा, सर्कल होगा तो 1.3 होगा, स्क्वायर होगा तो 1.3 होगा, तो ये शेप ऑफ द फुटिंग पर भी डिपेंड कर रहा है। ई शेप ऑफ, ओ ये साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं करता है, तो मैं इंडिपेंडेंट लिख रहा हूँ, ये गलती से मैं लिख दिया यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, और ये सी मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या है, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल पे भी डिपेंड कर रहा है, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल पर डिपेंड कर रहा है। तो आप, मैंने यहाँ पर क्या सीखा, इसमें और इसमें मैंने आज क्या सीखा कि ये जो है ये इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जबकि ये जो है क्ले सॉइल में ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब क्ले सॉइल में जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द फुटिंग, क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, गायब है, यहाँ पर बी पे डिपेंड नहीं कर रही है आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी समझ में आ गई। मैं आपको बता रहा था यहाँ पर नेट अल्टीमेट के बारे में कि नेट अल्टीमेट किस पे डिपेंड कर रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन दी, डिपेंड्स अपॉन दी, ये ऐसा लिखता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ दी, डिपेंड किस पे है वो तो मुझे पता है, किस पे डिपेंड नहीं है वो देख सकते हैं क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्या साइज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो साइज से इंडिपेंडेंट है, साइज ऑफ फुटिंग से क्या है, इंडिपेंडेंट। शेप पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में शेप फैक्टर हम डालते थे, फर्स्ट टर्म में हम शेप फैक्टर डालते थे, है ना, 1.3 डालते थे, 1 + 0.3 b/l डालते थे, तो फर्स्ट टर्म है, मतलब शेप फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब शेप पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ फुटिंग से इंडिपेंडेंट है। डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड कर रहा है क्या नेट अल्टीमेट, नहीं डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रहा है, डेप्थ ऑफ फुटिंग का कोई है ही नहीं। सो आप चाहे किसी सॉइल में 5 मीटर का डेप्थ रखें, मतलब एक सेम सॉइल में क्ले में आप 5 मीटर का डेप्थ रखें या 3 मीटर का डेप्थ रखें, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इन जगहों पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग से भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पर वाटर टेबल का कोई इफेक्ट आएगा, यहाँ वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वाटर टेबल का जो इफेक्ट है भैया वो कहाँ पर आता है, टर्म 2 एंड टर्म 3 में आता है। जब भी वाटर टेबल ऊपर की तरफ आती है जोन 2 जोन 1 में, हम किसको चेंज करते हैं, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म को मॉडिफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम कोई कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, क्या है, लोकेशन ऑफ क्या है, वाटर टेबल है। समझ में आ गई मेरी इतनी बात, तो ये हमारा स्पेशल केसेस हो गए। ठीक है, तो आप लोग जरा इसका जल्दी से फोटो ले लो।
मैं भी इसका फ़ोटो लेके भेज देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से लेंगे। मैं भेज दिया हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर का मैं ज़रा रब कर देता हूँ, बोर्ड नंबर 1 है ना, उधर का फ़ोटो ले लिए होंगे। तो ये केस नंबर 1, ये स्पेशल केस थे हमारे आज के। ठीक है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अब हम ये तरजागी मेथड यहाँ पर पूरी रूप से ख़त्म होती है ना। मुझे अब आगे बढ़ना है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कैम्पटन मेथड या स्कैम्पटन एनालिसिस। ठीक है, स्कैम्पटन एनालिसिस हम यहाँ पर देखते हैं क्या है स्कैम्पटन एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं स्कैम्पटन एनालिसिस, स्कैम्पटन एनालिसिस। स्कैम्पटन एनालिसिस क्या है? तो फॉर क्ले सॉइल स्कैम्पटन हैज गिवन द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर क्ले सॉइल नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैन बी गिवन एज, क्या लिख रहा हूँ इस पर, स्कैम्पटन एनालिसिस फॉर क्ले सॉइल नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैन बी गिवन एज। तो नेट अल्टीमेट क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताया भाई। नेट अल्टीमेट यहाँ पर कितना होगा, ये देखो इधर मैं आपको बताया था नेट अल्टीमेट दिस विल बी इक्वल टू 5.7 क्या था, एनसी था ना। ये एनसी का वैल्यू जो था वो मैंने 5.c रखा था, तो अभी 5.7 ना रखते हुए हम सिर्फ एनसी रखेंगे। तो सी एनसी यही आप लोगों को क्या है, नेट अल्टीमेट है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो नेट अल्टीमेट निकलेगा कैन बी गिवन एज नेट अल्टीमेट विल बी इक्वल टू सी एन सी होगा। अब एन सी का वैल्यू मैं 5.7 पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5.7 जो है वो एस पर तरजागी है, स्कैम्पटन के हिसाब से कुछ और वैल्यू है। भाई नेट अल्टीमेट कहाँ से आया, नेट अल्टीमेट वहीं से आया है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी आपकी सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। यहाँ पर स्कैम्पटन ने कौन सी सॉइल की बात कही, क्ले सॉइल की। तो क्ले सॉइल के लिए एन गामा की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, एन क्यू की वैल्यू 1, तो और सिग्मा बार हमें माइनस करना है क्योंकि नेट अल्टीमेट चाहिए। तो नेट अल्टीमेट आपका कुल मिलाकर वैल्यू क्या हो गई, सी एन सी हो गई। तरजागी के हिसाब से एन सी की वैल्यू कितनी जा रही थी, 5.7 जा रही थी फॉर क्ले सॉइल।
लेकिन स्कैम्पटन के हिसाब से कुछ और वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 5.7 नहीं रखा, NC लिख दिया। तो अपन देखते हैं स्कैम्पटन के हिसाब से आपका ये NC किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका ये जो NC है स्कैम्पटन के हिसाब से किस पर डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन, यहाँ पर अपन ने लिखा अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स एनालिसिस NC depends upon the NC depends upon the DF by B रेशियो। किस पर डिपेंड करता है? DF by B रेशियो पर डिपेंड करता है। मैंने कहा ठीक है साहब, DF क्या है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, B क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ पर स्कैम्पटन ने क्या कर रखा है? साइड फेस रेजिस्टेंस कंसीडर कर रखा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैं कहूँ ये मेरा फुटिंग है, ये मेरी क्या है? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, और सॉरी ये क्या मेरा ग्राउंड सरफेस, और ये क्या मेरी फुटिंग। तो तरजागी ने क्या किया था? तरजागी ने ये किया था कि भैया उन्होंने जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाली थी वो सिर्फ बेस ऑफ फाउंडेशन पर निकाली थी। तरजागी सर ने जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाली थी, रैंकाइन ने भी जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाली थी, वो कहाँ पर निकाली थी? सिर्फ और सिर्फ बेस ऑफ फाउंडेशन पर निकाली थी। साइड फेस का, साइड रेजिस्टेंस का उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया था, लेकिन जबकि स्कैम्पटन ने यहाँ पर साइड रेजिस्टेंस ले रखा है। उनके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ओवर द डेप्थ जो सॉइल मौजूद है DF डेप्थ पर, ये भी तो रेजिस्टेंस देगी। तो आपका यहाँ की तरफ भी हमें क्या मिल रहा है? साइड फेस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये साइड में भी फुटिंग के बेस के साथ साथ फुटिंग के साइड भी क्या देंगे? रेजिस्टेंस देंगे। तो वो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि NC का वैल्यू DF और साथ साथ ये जो B है दोनों पे डिपेंड करेगा। तो DF बाय B के रेशो पर उन्होंने स्कैम्पटन वैल्यूज NC की दी। तो कैसे दी, आइए हम उसको समझते हैं। आइए हम उसको यहाँ पर समझते हैं। तो मैंने कहा DF बाय B दोनों रेशो इस पर डिपेंड कर रहा है। साइड फेस रेजिस्टेंस उन्होंने यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। तो मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 उन्होंने कहा DF बाय B रेशो पर डिपेंड करता है। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इफ जो DF बाय B है इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब बताओ आपका NC का वैल्यू कितना होगा। तो जब आपके पास DF बाय B का रेशो का वैल्यू 0 आ जाए, तब आपके पास NC की जो वैल्यू निकलेगी वो या तो 5 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। अब 5 कब लेना और 6 कब लेना है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 5 आप तब लेंगे जब आपके पास क्या हो? 5 आप तब लेंगे जब आपके पास क्या हो? स्ट्रिप फुटिंग हो। आपके पास क्या हो? स्ट्रिप फुटिंग हो। मतलब कुल मिलाकर 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपका NC का वैल्यू। एक तो DF पर, दूसरा B पर, मतलब DF बाय B के रेशो पर, एक तो DF बाय B के रेशो पर, और उसी के साथ साथ है ना DF बाय B के रेशो पर डिपेंड कर रहा है, और उसी के साथ साथ एक और किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ फुटिंग पर भी, कि स्ट्रिप फुटिंग है या और कोई से टाइप से फुटिंग है। तो NC का वैल्यू आप 6 ले सकते हैं यदि आपके पास रेक्टेंगुलर फुटिंग आ जाए, या आपके पास स्क्वायर फुटिंग आ जाए, या आपके पास सर्कुलर फुटिंग आ जाए, या आपके पास राफ्ट फुटिंग आ जाए। तो उन सभी केसेस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? NC का वैल्यू 6 कंसिडर कर सकते हैं। NC का वैल्यू कितना ले सकते हैं? 6 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो NC का वैल्यू 5 आ गया, NC का वैल्यू 6 आ गया, NC का वैल्यू 5 स्ट्रिप फुटिंग के केस में, और अदर देन स्ट्रिप फुटिंग कोई सा भी फुटिंग आ जाए NC का वैल्यू हमें 6 ले लेना है। कब? जब DF बाय B का वैल्यू 0 हो। DF बाय B का रेशो 0 होने का मतलब क्या हुआ? DF का 0 होना, भाई B तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ? DF 0 हुआ। डेप्थ ऑफ फुटिंग से 0 का मतलब क्या है? कि आपकी फुटिंग कहाँ रखी हुई है? ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है। आपकी फुटिंग आपने कहाँ रखी हुई है? ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है। तो जब फुटिंग, ऐसी फुटिंग को हम सरफेस फुटिंग बोलते हैं। ऐसी फुटिंग अपनी क्या कहलाती है? सरफेस फुटिंग कहलाती है। ऐसा होता है क्या कभी? हाँ बिल्कुल होता है। जब आप लोग प्लिंथ लेवल बनाते हैं तो वहां पर स्ट्रिप फुटिंग्स क्या करते हैं? ग्राउंड में डायरेक्टली डालते हैं, ओवर द ग्राउंड सरफेस,
तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी स्ट्रिप फुटिंग्स कहला सकती है और वो डायरेक्टली ओवर द ग्राउंड डाली जाती है, जिसको हम सरफेस फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग है, बाउंड्री डाला जाता है इसको। ठीक है, तो वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ऐसी फुटिंग्स जिसमें डेप्थ ऑफ फुटिंग 0 हो, फुटिंग को आपने सरफेस पर डाल रखा हो, ग्राउंड सरफेस पर, ऐसी फुटिंग आपकी सरफेस फुटिंग कहलाती है। उनके लिए DF/B का रेशियो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइप, केस नंबर 2। ये तो केस नंबर 1 हो गया, DF/B 0 आ जाए तो। केस नंबर 2, जब 0 से बड़ी वैल्यू हो तो तब क्या करेंगे? तो केस नंबर 2, इफ आपका 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है DF/B का, लेकिन छोटा वैल्यू आ रहा है 2.5 से। सो व्हेन योर DF/B इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2.5, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू दैट टाइम? सो आपका जो NC है दैट कैन बी टेकन एज, आप इसको कैसा ले लोगे? NC का जो वैल्यू है वो लिया जा सकता है NC इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B। आप ये वैल्यू ले लीजिए, मतलब ये जो 5 था, इस 5 के अंदर 1 प्लस 0.2 DF/B कर लो, तो ये किसके काम में आ जाएगा? ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज में आएगा। स्ट्रिप फुटिंग के यूज में ये इक्वेशन आपके पास आएगी। फिर उसके बाद NC का जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B। ये जो आपका 6 था, इसके अंदर 1 प्लस 0.2 DF/B से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके लिए बन जाएगा आपका? ये आपका स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग के लिए बन जाएगा। स्क्वायर या फिर सर्कुलर, है ना, स्क्वायर लो या सर्कुलर लो, वो फुटिंग्स के लिए आपके पास ये बन जाएगा। यदि आपके पास रेक्टेंगुलर फुटिंग है या मेट फाउंडेशन है, जिसको राफ्ट फाउंडेशन बोल सकते हैं, तब आपको लेना है 5 इंटू 1 प्लस 0.2 B/L इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये आपका किस में बन जाएगा? ये आपका रेक्टेंगुलर या राफ्ट फुटिंग के केस में आपका ऐसा केस बन सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग हो या राफ्ट फाउंडेशन हो, तब आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये वाले फॉर्मूला से ही आपका ये वाला फॉर्मूला बना है। आप देखिए यहाँ पर B और L को इक्वल रख दीजिए तो आपका स्क्वायर कंडीशन बन जाएगा या सर्कुलर कंडीशन बन जाएगा। भाई सर्कल में भी क्या होता है? B और L इक्वल ही तो होता है सर्कल में, और स्क्वायर में भी B और L इक्वल होता है। तो ये B से L कैंसिल होकर 1 बचा, तो 1 प्लस 0.2 1.2 इंटू 5 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 इंटू ये टर्म, तो ये देखो 6 इंटू ये टर्म लिखा है। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन में B इक्वल टू L पुट कर देंगे तो आपको NC का ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा फॉर स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग के लिए। अदरवाइज रेक्टेंगल के लिए तो हमारे पास ये है ही इक्वेशन, और स्ट्रिप के लिए आपको ये वाला इक्वेशन लगाना है। फिर मैं क्या लिख रहा था? केस नंबर 3 लिख रहा था। केस नंबर 3 है, यदि DF/B का रेशियो 2.5 से भी एक्सीड हो जाए, मतलब उससे भी बड़ा आ जाए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ आपका DF/B का जो वैल्यू है, सपोज इट इज कमिंग ग्रेटर देन 2.5, व्हाट विल यू डू? सो इन दैट केस वी नीड टू टेक NC इक्वल टू, हमें NC कितना लेना होगा? एक तो वैल्यू हम 7.5 ले सकते हैं, और दूसरा एक वैल्यू हम ले सकते हैं 9। दूसरा वैल्यू अपन कितना ले सकते हैं? 9। तो ये 7.5 कब लेना है? जब आपके पास क्या हो? स्ट्रिप फुटिंग रहे, तब आपको 7.5 लेना है। और जब आपको 9 कब लेना है? जब आपके पास क्या रहे? जब आपके पास रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो या राफ्ट हो, कुछ भी आ जाए, उस केस में आप फिर क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब हो गया, अब ध्यान से समझना, आप सिर्फ ये 2 इक्वेशन भी याद रखेंगे, मतलब ये 3 इक्वेशन भी याद रखेंगे, तो आपको ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इजीली निकल कर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भैया अपने पास DF/B क्या है? 0 है,
तो एक काम करो, यहाँ पर इस इक्वेशन में डी एफ बाई बी जीरो पुट करो। तो डी एफ बाई बी मैंने यहाँ पर क्या किया, जीरो पुट किया, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया। तो आपके पास एन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये रहा अपने पास एन सी की वैल्यू 5। ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने डी एफ बाई बी क्या रखा, जीरो पुट करा, तो 1 प्लस जीरो 1 बचा, ये 6 आ गया वैल्यू। तो एन सी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ डी एफ बाई बी 2.5 से बड़ा हो गया, तो आप एक काम करो 2.5 ही रख दो। तो यहाँ पर अपने डी एफ बाई बी की जगह 2.5 रखा। आप रख के देखिए कि एक बार कैलकुलेटर में डी एफ बाई बी की जगह एक बार 2.5 रख के देखिए। तो 2.5 इंटू 0.2, फिर उसके अंदर +1 करो और उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आपको एन सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। करके देख सकते हैं आप लोग। इन द सेम वे यहाँ पर भी डी एफ बाई बी का रेशो, ये जो 2.5 है ना, ये 2.5 यहाँ पर रखो। तो 0.2 इंटू 2.5 +1 इंटू 6 करेंगे, आपको एन सी का वैल्यू 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यदि ये 3 फॉर्मूले याद है तो उससे ही आप ये वैल्यूज केस नंबर 1 की और केस नंबर 3 की आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भैया एनसी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो 7.5 है। मैंने सपोज एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया आपसे कि फॉर स्ट्रिप फुटिंग स्केलेटन एनालिसिस के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब 5, स्ट्रिप फुटिंग ले बोल रहा हूँ, स्ट्रिप फुटिंग स्केलेटन एनालिसिस, एनसी का वैल्यू 5 और मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं 7.5, क्योंकि डी एफ बाई बी का रेशो 2.5 से कितना भी बड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू 7.5 ही लेना है। 0 से छोटी वैल्यू तो आ नहीं सकती नेगेटिव में, तो मिनिमम वैल्यू 5 है। तो 5 से 7 ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई। वैसे ही अदर शेप ऑफ फुटिंग, चाहे स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, इनकी मिनिमम वैल्यू 6 से लेकर कहाँ तक की है, 6 से लेकर 9 तक की है। समझ में आ गया मेरे बात। तो 6 से लेकर 9 तक और उधर 5 से लेकर 7.5 तक ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकल कर सामने आ गई। ठीक है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ये था आपका स्केलेटन एनालिसिस। एक बार इसका सभी लोग फोटो ले लेंगे, है ना, इसका सभी लोग क्या कर लेंगे, फोटो ले लेंगे। मैं हट जाता हूँ, मैं भी इसका फोटो खींचकर भेज रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? देख लिया मैंने, देख लिया साउंड नहीं आ रहा, वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था। ठीक है, मैंने फ़ोटो भेज दिया, इसका फ़ोटो भेज दिया मैंने टेलीग्राम पर, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। हेलो, हेलो, ठीक है, तो मैंने भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैमटन एनालिसिस हो गया। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया है ना? सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया रैंकाइन्स एनालिसिस, दूसरा बताया तरजागी एनालिसिस, तीसरा बताया स्कैमटन एनालिसिस, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेयरहॉफ मेथड। ठीक है, मेयरहॉफ मेथड में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर का मेथड है मेयरहॉफ एनालिसिस। मेयरहॉफ एनालिसिस, मेयरहॉफ एनालिसिस जो है, ये मेयरहॉफ एनालिसिस भी यहाँ पर शेलो डीप दोनों फाउंडेशन के लिए दिया गया है। याद रखना, ये जो मेयरहॉफ एनालिसिस है ये शेलो डीप दोनों फाउंडेशंस के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम शेलो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कि भैया Meyerhoff has considered side face resistance. Meyerhoff has also considered side face resistance. Side face resistance इन्होंने यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मेयरहॉफ ने कंसिडर कर रखी है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का। जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो तरजागी जैसा ही है, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ बी गामा। जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो तो तरजागी सर के जैसा ही है, लेकिन कुछ अदर पैरामीटर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यहाँ पर क्या है, CNC यहाँ पर हम लिख रहे हैं AC, IC एंड DC प्लस, फिर आपका देखो CNC हो गया यहाँ पर, फिर अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा बार NQ। सिग्मा बार NQ मतलब गामा DF लिखते हैं अपन, तो अपन ने लिखा गामा DF सिग्मा बार NQ। ठीक है, और ये तो अपना हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, SQ, IQ, DQ। जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें एक्स्ट्रा डाली उन्होंने, SC, IC, DC। यहाँ पर भी तीन चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी उन्होंने, SQ, IQ एंड DQ। फिर प्लस करके CNC हो गया अपना, गामा DF NQ हो गया अपना। फिर अपन प्लस करके यहाँ पर क्या लिखते थे, हाफ बी गामा एन गामा, हाफ बी गामा एन गामा, ऐसा लिखते थे। तो इसके अंदर यहाँ पर भी तीन चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा डाली। कौन कौन सी, एस गामा, आई गामा एंड डी गामा। तो ये उन्होंने यहाँ पर ऐसा बना दिया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर हो चुका है। खत्म इतनी सी बात? हाँ भाई, इतनी सी बात खत्म। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मुझे CNC का मीनिंग पता है, मुझे गामा DF NQ का वैल्यू पता है, मुझे हाफ बी गामा एन गामा का मीनिंग पता है। मुझे सिर्फ पता नहीं है तो ये जो SID इनका मीनिंग क्या है। तो आइए मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। यहाँ पर है आप लोगों का, जैसे कि लिखा मैंने SC, यहाँ से मैंने लिखा SQ और वहाँ से मैंने लिखा S गामा। इन द सेम वे मैंने यहाँ पर लिखा IC, IQ, I गामा। वैसे मैंने DC, DQ और D गामा भी यहाँ पर लिख दिया, DC, DQ एंड D गामा। ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि ये है आप लोगों का शेप फैक्टर। ये आपका क्या है, शेप फैक्टर्स है। ये आप लोग क्या है, इंक्लिनेशन फैक्टर्स। इंक्लिनेशन फैक्टर्स है ये आप लोगों के। और ये आप लोगों को क्या है, ये है आप लोगों के डेप्थ फैक्टर्स। यहाँ पर अपन ने इसमें क्या लिखा, डेप्थ फैक्टर्स यहाँ पर अपन लोगों के पास में मौजूद है।
क्लियर है इतनी सी बात? हाँ भाई इतनी सी बात क्लियर है। शेप फैक्टर का मीनिंग क्या होगा कि आपको अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग्स के लिए अलग अलग वैल्यू दी जाएगी। रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर है, स्ट्रिप है, जो भी हो उसके लिए आपको शेप फैक्टर्स की वैल्यू अलग अलग पुट करना पड़ेगी, वो आपको दे दिया जाएगा। इंक्लिनेशन फैक्टर मतलब अभी तक तजागी सर की हमने इक्वेशन देखी, स्केम्पटन की देखी, इनकी उनकी सबकी देखी, वहाँ पर वर्टिकल लोड के बारे में बात की गई थी कि अब तक जो फुटिंग में जो लोड आ रहा है या जो भी प्रेशर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एग्जैक्टली वर्टिकल आ रहा है। लेकिन यदि फुटिंग पर इंक्लाइन लोड आ गया, भाई वर्टिकल न लगते हुए सपोज फुटिंग में इंक्लाइन लोड आ गया, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में यदि आपको अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालना है तो आपको मैरहाफ का मेथड यूज करना पड़ेगा। वहां पर इंक्लिनेशन फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि आपका लोड यदि इंक्लाइन लग रहा है तो ये इंक्लिनेशन फैक्टर आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे। इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। फिर आता है आपके पास डेप्थ फैक्टर, डी सी डी क्यू डी गामा। डेप्थ फैक्टर मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इट कंसिडर द साइड फेस रेजिस्टेंस। तो ओवर द डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना साइड फेस रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे अगेंस्ट द अप्लाइड लोड, वो मेरा डेप्थ फैक्टर पर डिपेंड करता है। भाई फुटिंग पर मैंने लोड लगाया तो फुटिंग के साइड से मुझे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा ना, कि डेप्थ कितनी ज़्यादा है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी उतना ज़्यादा साइड फेस रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डेप्थ फैक्टर इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? सर क्या मुझे ये सब फैक्टर्स की वैल्यूज कुछ याद करना पड़ेगी क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारी वैल्यूज है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अलग अलग वैल्यूज है इंक्लिनेशन फैक्टर्स के, तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके हाथ में दे दी जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका मैरहाफ एनालिसिस। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे नेट अल्टीमेट निकालिए तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो एकदम आसान है। मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर सेफ लोड निकालना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेफ लोड निकाल कर बताइए कि फुटिंग पर, किसी फुटिंग पर हम कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं विदाउट शेयर फेलियर। तो वो हम सेफ बियरिंग के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि जो भी एरिया ऑफ फुटिंग आप डिज़ाइन करते हैं वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड लगेगा वो सेफ लोड लगेगा। तो क्या आप मुझे यहाँ पर सेफ लोड निकाल के बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसा लगेगा सेफ लोड? तो सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपका काम है अल्टीमेट को नेट अल्टीमेट में कन्वर्ट करो। तो आपकी नेट अल्टीमेट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अल्टीमेट माइनस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी माइनस, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? नेट अल्टीमेट में कन्वर्ट हो गया। यदि नेट अल्टीमेट में कन्वर्ट हो गया किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अब आप क्या करो, नेट अल्टीमेट से नेट सेफ में कन्वर्ट करो। तो हमने नेट सेफ में कन्वर्ट कर लिया नेट अल्टीमेट को। कैसे? आपका जो नेट अल्टीमेट यहाँ से निकला उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड। यहाँ पर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट हो गया। ये भी मेरा क्या है? किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको सेफ बियरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट करो। तो ये था अल्टीमेट, ये था नेट अल्टीमेट, ये था आपका नेट सेफ। अब मैं बना रहा हूँ इसको सेफ। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज योर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस इसके अंदर आप ओवरबर्डन प्रेशर को ऐड कर दीजिए। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया? सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ गया है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मैं आपको बोल रहा था कि मुझे सेफ लोड बताइए, तो इसके अंदर एरिया ऑफ फुटिंग का मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो आइए इसके अंदर हम एरिया ऑफ फुटिंग का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेफ लोड विल बी इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ, क्या लिख देंगे अपन, फुटिंग इनटू एरिया ऑफ, क्या कर दिया अपन ने, फुटिंग कर दिया। तो ये किसमें आ जाएगा? किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओ सॉरी ये किसमें है? सेफ लोड है, तो ये आपका किलोन्यूटन में निकल कर आ जाएगा। सो दिस विल बी इन योर किलो न्यूटन सेफ लोड। ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है जब आपके पास क्या हो, ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है जब आपके पास क्या रहे, वर्टिकल लोड रहे। इन केस ऑफ वर्टिकल लोड passing through CG ऑफ फुटिंग। जब आपका लोड जो है वो CG ऑफ फुटिंग से पास हो रहा है
भाई एक्शन ऑफ लोड कहाँ से पास हो रहा हो, सीजी ऑफ द फुटिंग से, और वो लोड कैसा हो, वर्टिकल हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि सर मेरा लोड वर्टिकल ना होते हुए इंक्लाइंड हुआ, या फिर मेरा लोड भले वर्टिकल है लेकिन वो एसेंट्रिक है, भाई कभी कभी क्या होता है कि लोड जो होता है, कभी कभी क्या अक्सर लोड जो होता है वो सीजी ऑफ द फुटिंग से पास ना होते हुए थोड़ी एसेंट्रिसिटी से पास होता है, मतलब सीजी से थोड़ी दूरी पर पास होता है। तो ऐसी कंडीशन में फुटिंग में मोमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो उस केस में आपको सेफ लोड कैसे निकालना है, तो उस केस में हम सेफ लोड निकालेंगे, या तो लोड इंक्लाइन लग रहा हो तब, या फिर आपके लोड में एसेंट्रिसिटी आ गई हो तब हम सेफ लोड निकालेंगे। सेफ लोड विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, सेफ लोड विल बी इक्वल टू, आपका ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकला है वो लिखो पहले। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू, यहां पर एरिया ऑफ फुटिंग जो है वो आपको लेना है रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग, रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग, आपको यहां पर क्या लेना है, रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग। तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको सेफ लोड मिल जाएगा कि फुटिंग पर सेफ लोड कितना निकाल सकते हैं, और ये आपका किस में निकलेगा, ऑफ कोर्स ये आपका किलो न्यूटन में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, किलो न्यूटन में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सेफ लोड की, सेफ लोड की ये जो वैल्यू है रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग, ये आपको लेना है इन केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग, इन केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग एंड इंक्लाइंड लोडिंग। तो दोनों में से जो भी हो तब आप ये अलग कंडीशन लगाएंगे, इंक्लाइंड लोडिंग, ठीक है। तो इन केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग एंड इंक्लाइंड लोडिंग की कंडीशन में ये आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना सेफ लोड हमें वहां पर लगाना पड़ेगा। बात आता है कि भाई ये रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग क्या चीज है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इस रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इस इक्वेशन में भी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बी डैश लगा रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में यदि इंक्लाइन लोड लग रहे हैं तो आपको रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ फुटिंग कंसिडर करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग, नाम क्या बता रहा है, एरिया फुटिंग पहले इतना था तो उसको मैंने रिड्यूस करके यहाँ पर कंसिडर किया है, वैसे ही यदि बी आपकी विड्थ थी, एक्चुअल विड्थ थी, तो बी डैश आपकी क्या है, रिड्यूस्ड विड्थ है। तो जब भी आपके पास एसेंट्रिक लोडिंग लग रहा हो या फिर आपके पास इंक्लाइंड लोडिंग लग रहा हो, उस कंडीशन में हम बी डैश यूज करेंगे, एंड दैट बी डैश इज नथिंग बट योर रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ फुटिंग। तो बी डैश क्या है, ये है आप लोगों का रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ फुटिंग, रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ फुटिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, जरा इतना जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग।
हाँ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई सबके। क्वेश्चन करवा दीजिए, रिड्यूस्ड एरिया फुटिंग बता दीजिए, क्लियर ऑल थिंग्स ओके मनीष जी, ठीक है। हाँ बट मोहसिन ऐसा होता है, तो उसी केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड एरिया फुटिंग लेकर सेफ लोड कम अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ओंकार देसाई ऐसा पॉसिबल है, ओंकार देसाई ऐसा पॉसिबल है, आपको मेंशन कर दिया जाएगा मेथड वगैरह यदि ऐसा होता है तो। चलो ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था, जरा इसका फ़ोटो खींच के मैं भेज दूँ क्या ग्रुप में? इसका फ़ोटो मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे, ठीक है। इसका फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में। ये मैंने भेज दिया, ये मैंने भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फ़ोटोज़ भेज दिए हैं। अब क्या करना है अपने को, ये काम ख़त्म हो गया, टाइम हो गया क्या? अभी मेरे को आपको एक मेथड और बताना है, आईएस कोड मेथड, ठीक है। मैं आईएस कोड मेथड बता देता हूँ, उसके बाद रिड्यूस्ड एरिया वाला फुटिंग मैं कल बताऊँगा। ये रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं कल करूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैरॉफ में एनालिसिस कंप्लीट हुई, इसके आगे का एक एनालिसिस बता रहा हूँ, दैट इज आईएस कोड मेथड। रिंकाइंस बता दिया, तरजागी बता दिया, स्किम्पटन बता दिया, मैरॉफ बता दिया, पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा इज द लास्ट, दैट इज योर आईएस कोड मेथड, है ना। आईएस कोड मेथड बता रहा हूँ। आईएस कोड मेथड भी जो है वो आप लोगों के मैरॉफ मेथड पर ही बेस्ड है। जिन लोगों ने नहीं लिखा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं ग्रुप में फोटो भेज चुका हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड क्या है? आईएस कोड मेथड, आईएस कोड मेथड में क्या होता है? आईएस कोड मेथड में होता कुछ नहीं है, आपको जैसे मैरहॉफ ने अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करके दिया था। मैरहॉफ ने क्या किया था, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करके दिया था। आईएस कोड ने नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करके दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला, CNC, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका SC IC DC, SC IC DC प्लस आपका क्या है, सिग्मा बार NQ है ना, तो गामा DF है ना, गामा DF। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NQ -1, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, SQ IQ DQ। तो ये हमारा नेट अल्टीमेट के लिए ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, हाफ B गामा N गामा, तो अपने साथ में आ जाएगा S गामा I गामा एंड D गामा। देखो ये इक्वेशन आया कहाँ से, जो आपका ये वाला इक्वेशन था, कौन सा वाला, अल्टीमेट वाला, मैरहॉफ का। तो आपको यदि नेट अल्टीमेट निकालना है, जब आपको नेट अल्टीमेट निकालना होता है तो अल्टीमेट माइनस ओवरबर्डन प्रेशर कर देते थे अपन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैरहॉफ एनालिसिस देखा ना, तो मैरहॉफ एनालिसिस में हमने क्या किया था, जो हमारी अल्टीमेट इक्वेशन थी उसमें से सिग्मा बार अपन ने माइनस कर दिया था। तो सिग्मा बार माइनस करते हैं तो क्या होता है,
सिग्मा बार जब आप माइनस करते हो तो आपको एन क्यू माइनस वन मिलेगा क्या? ये देखो नेट अल्टीमेट इक्वल टू, भाई आपका फर्स्ट टर्म रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका फर्स्ट टर्म रहा होगा, प्लस आपका सेकंड टर्म रहा होगा। सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म आप लोगों का था सिग्मा बार एन क्यू, फिर आप लोगों का था एस क्यू डी क्यू आई क्यू, ठीक है। फिर प्लस आपका फिर थर्ड टर्म रहा होगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेट हो गया। इसमें से अपने क्या करना है? ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करना है। तो सिग्मा बार अपन ने माइनस किया, तो सिग्मा बार यहाँ पर भी है, सिग्मा बार यहाँ पर भी है। ये तरीका होता है मेयर-हॉफ में। आईएस कोड ने क्या बोला? आईएस कोड बोल रहा है कि आप अल्टीमेट से नेट अल्टीमेट में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिग्मा बार सिर्फ अकेला माइनस मत करो, सिग्मा बार के साथ साथ एस क्यू आई क्यू और डी क्यू भी माइनस करो। तो आईएस कोड के हिसाब से नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू अल्टीमेट माइनस ओवरबर्डन प्रेशर इनटू एस क्यू आई क्यू डी क्यू। तो यहाँ पर मैं सिग्मा बार में से क्या माइनस कर रहा हूँ? एस क्यू आई क्यू डी क्यू भी मैंने इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में रख दिया। तब देखो आपका जो फर्स्ट टर्म था वो तो एज इट इज आ गया, ये फर्स्ट टर्म, प्लस आपका सेकंड टर्म में देखो इतना ये चीज कॉमन दिख रहा है आपको, सिग्मा बार और ये चीज, तो इन दोनों में से ये पूरा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर एन क्यू बचा। तो आपको मिला क्या? कॉमन निकला जब हमने सिग्मा बार एन क्यू माइनस 1 बच रहा है, और कॉमन क्या निकला था? सिग्मा बार कॉमन निकल गया और एस क्यू डी क्यू और आई क्यू भी कॉमन निकल गया। तो यही टर्म आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला। तो सिग्मा बार एस क्यू आई क्यू डी क्यू माइनस किया गया है बाय आईएस कोड। आईएस कोड ने इतना माइनस किया, जबकि आपके मेयर-हॉफ में यदि आपको निकालना है नेट अल्टीमेट तो हमने कितना माइनस किया था? क्यू में से सिर्फ सिग्मा बार माइनस किया था। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आईएस कोड बोलता है यदि आपको नेट अल्टीमेट निकालना है तो अल्टीमेट में से आप सिग्मा बार के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में भी होना चाहिए, शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर एंड डेप्थ फैक्टर, इतना माइनस करो, तब जाके आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एन क्यू माइनस 1 का। और ये चीज मेयर-हॉफ में हमने क्या किया था? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस डायरेक्टली ओवरबर्डन प्रेशर कर दिया था। यहाँ पर एस क्यू आई क्यू डी क्यू का हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप पूछेंगे ज्यादा सही कौन है? तो ज्यादा सही ये है, आईएस कोड वाला ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करना है तो वो जो सॉइल है ओवरबर्डन की उसको माइनस करो, आप सिर्फ सिग्मा बार माइनस करो, उसके साथ आपने ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? तो आईएस कोड का ये ज्यादा, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, सही ये भी है, सही ये भी है, दोनों ही सही है, दोनों ही ऑथराइज्ड है। ज्यादा एक्यूरेट किसको माना जाता है? ज्यादा एक्यूरेट इसको माना जाता है कि आपको यदि नेट अल्टीमेट निकालना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले पूरा अल्टीमेट निकाल दो, उसमें से सिर्फ सिग्मा बार माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, आईएस कोड ने दे रखा है तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन यदि आपको सही तरीके से सॉल्व करना है तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस इसको दूंगा, ना कि आईएस कोड वाली मेथड को, ठीक है। अब आप लोगों को मन में सवाल आएगा, सर गेट में क्वेश्चन आ गया तो किससे करेंगे? तो वो मेंशन कर देगा, है ना, वो मेंशन कर देगा यदि वो क्लियरली बोल रहा है आईएस कोड। देखो गेट में यदि क्वेश्चन आता है और वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि यूज द आईएस कोड मेथड, तब तो आपको यही लगाना है। यदि वो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, मेथड नेम ऑफ द मेथड यदि वो मेंशन नहीं कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेयर-हॉफ मेथड ही लगाओ, ठीक है। तो अपन ने नेट अल्टीमेट निकाला। आईएस कोड मेथड और मेयर-हॉफ मेथड में एक अंतर तो ये रहा, एक डिफरेंस तो ये रहा। दूसरा डिफरेंस ये रहा कि मेयर-हॉफ ने वाटर टेबल करेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की थी, जबकि यहाँ पर हमें वाटर टेबल करेक्शन भी दे रखा है W स्टार, है ना, W स्टार यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर मैं गामा DF की जगह सिग्मा बार लिख देता हूँ, ठीक। ये हमारी क्या आ चुकी है? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आईएस कोड के हिसाब से निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब वाटर टेबल किसी भी जोन में आ जाए, आप उसके हिसाब से ये सिग्मा बार रख देना। यदि जोन 1 में आ जाए तो सिग्मा बार डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करके पुट कर देना। थर्ड टर्म आप तब चेंज करेंगे जब वाटर टेबल कहाँ हो? जोन 2 में हो। तो W स्टार क्या है? आपको यहाँ पर सब कुछ पता है, आपको यहाँ पर सब कुछ पता है, सिर्फ W स्टार आपको निकालना है। तो यहाँ पर W स्टार क्या है? W स्टार है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है। तो जो चीज में R स्टार गामा से शो करता था, मैं आप लोगों को तरजागी के अंदर क्या पढ़ाया? R स्टार गामा पढ़ाया, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, वो आईएस कोड ने W स्टार से शो करके रखा हुआ है। यदि आपके पास आईएस कोड हो तो ओपन करके देखना वहां पर, ठीक है। तो W स्टार से वहां पर शो किया है,
तो इस डब्ल्यू स्टार की वैल्यू कितनी है, अरे जितनी आर स्टार गामा की थी 0.5 1 प्लस जेड बाय बी। तो जब वाटर टेबल आपका सेकंड जोन में हो तब इस करेक्शन फैक्टर का यूज़ होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आपका फुटिंग है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जोन नंबर 1 है। यहाँ कहीं पर अपन ने इसको जोन नंबर 2 से मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका जोन 1, ये आप लोगों का जोन 2 एंड दिस वन इज योर जोन 3 होगा। जब भी वाटर टेबल आपका यहाँ कहीं पर मौजूद हो जोन 2 में किसी डेप्थ z पर, और जोन 2 की विड्थ कितनी है, जितनी विड्थ ऑफ फुटिंग होती है ना, जोन 2 की थिकनेस कितनी है, जितनी विड्थ ऑफ फुटिंग होती है v। वाटर टेबल यदि यहाँ पर मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में आप जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है इतना लगा सकते हैं। इसका यूज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आर स्टार गामा का कैसे यूज़ करना है। तो इसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यदि मैं कह रहा हूँ कि वाटर टेबल यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, मतलब डब्ल्यू स्टार की वैल्यू 1, ये वाटर टेबल यहाँ से उठकर बेस ऑफ द फुटिंग पर चला गया, मतलब डब्ल्यू स्टार की वैल्यू 0.5। तो इसकी भी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरी जानकारी में है 0.5 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का रेंज आ गया डब्ल्यू स्टार का, ठीक है। इसको अपन वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कहेंगे। अब आप बोलेंगे कि यदि वाटर टेबल जोन 3 में आ गया तो कोई इफेक्ट लेना ही नहीं है। वाटर टेबल यदि जोन 1 में आ गया तो डब्ल्यू स्टार अपनी मिनिमम वैल्यू 0.5 पर पहुंच जाएगा, गामा की जगह आप गामा सैचुरेट रख देंगे और सिग्मा बार आप फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर कैलकुलेट करना है सिंपल तरीके से, टोटल स्ट्रेस माइनस पोरोडा प्रेशर से। यहाँ किसी प्रकार का कोई करेक्शन फैक्टर इस वाले के लिए अंदर नहीं दिया है। आईएस कोड ने जो करेक्शन फैक्टर डाला है सिर्फ थर्ड टर्म में डाला है, सेकंड टर्म में उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस एक्चुअल तरीके से कैलकुलेट करने को कहा है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोरोडा प्रेशर। जैसे मैं कह रहा हूँ वाटर टेबल यहाँ कहीं पर आ गया, किसी डेप्थ ए पर आ गया, तो ए तक टोटल स्ट्रेस लो और उसके नीचे इफेक्टिव स्ट्रेस लो, दोनों को ऐड करो और फिर हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका ऐसा मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ सिग्मा बार के बारे में, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट मेथड, दैट इज आईएस कोड मेथड, ठीक है। नोट करेंगे जरा फुर्ती से, इसको भी फोटो ले लेंगे, मैं फोटो भेज रहा हूँ, ठीक। तो इसको जल्दी से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, लिख लिया सभी ने। मैंने इसका आईएस कोड का फोटो भी आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है, इस मेथड का भी। क्लियर यहाँ तक की बात? तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा था, अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे आप लोगों को अब क्या बताना बाकी है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है? वास्तविक तौर पर ये चैप्टर खत्म होने वाला है। कैसे, आइए समझिए। मैंने आपको बताया था बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेशन, इस टॉपिक का नाम था बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेशन, या एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ऐसा लिखता हूं मैं, एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो
तो उसके दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे। एक मैंने आपको बताया था शेयर फेलियर क्राइटेरिया, शेयर फेलियर क्राइटेरिया, ये एक मैंने आपको बताया था। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया। मैंने आपको क्या बताया था, सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया बताया था, ठीक है। अब शेयर फेलियर क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को रैंकाइंस मेथड बता दी है ना, रैंकाइंस एनालिसिस बता दिया। यहाँ पर मैंने आपको तरजागी एनालिसिस बता दिया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्कैम्पटन्स एनालिसिस बता दिया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेयरहॉफ एनालिसिस बता दिया, मेयरहॉफ एनालिसिस बता दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को आयस कोड मेथड भी बता दिया, ठीक है। तो सिर्फ 5 मेथड मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये शेयर फेलियर क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ 5 मेथड आती है, बहुत सारी और ऐसी मेथड है, 100 से ज़्यादा ऐसी मेथड हो सकती है, 100 नंबर ऑफ मेथड्स हो सकती है जो शेयर फेलियर क्राइटेरिया पर बेस्ड हो। बेसिक मेथड्स भी अवेलेबल है, जानबू मेथड भी अवेलेबल, ऐसी बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। वो सब आपको लिटरेचर में मिलेगा, रिसर्च पेपर में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑथर हुए ना, ये सिर्फ 4-5 लोग थोड़ी ना हुए, इनके अलावा बहुत सारे ऑथर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। मैंने आपको वो पढ़ाई जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे काम की, जो हमारे गेट एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सेटलमेंट फेलियर की बात करें तो यहाँ पर हम फील्ड मेथड पर डिस्कस कर सकते हैं। किस पर डिस्कस करेंगे? फील्ड मेथड पर। ये सब क्या थी? एनालिटिकल मेथड्स थी। ऑन द पेपर वी डू द एनालिसिस। अब हम फील्ड मेथड पर बात करते हैं यहाँ पर कि फील्ड में हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हो सकती है जिसका यूज़ करते हुए हम सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया लगाएंगे और वहाँ पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप लोग फील्ड पर जाइए, कुछ टेस्ट परफॉर्म करिए। तो फील्ड टेस्ट आप बोल सकते हैं, फील्ड मेथड्स बोल सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो बियरिंग कैपेसिटी है आप वो फील्ड पर भी निकाल सकते हैं। ये सब क्या थी? आपकी एनालिटिकल मेथड थी। अब मैं फील्ड मेथड की बात कर रहा हूँ। तो फील्ड मेथड जो है वो अक्सर सेटलमेंट बेस्ड होती है। फील्ड मेथड जो होती है ये शेयर बेस्ड भी होती है और सेटलमेंट बेस्ड भी होती है, दोनों पर डिपेंड करती है आपकी फील्ड मेथड। मेनली सेटलमेंट क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है। तो जिसमें से एक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला रहूँगा, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट। दूसरा मैं आपको बताऊँगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। और तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 1, 2, 3 ये 3 चीज़ें हम आपको देखेंगे। SPT, इसको शॉर्ट में हम SPT टेस्ट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। शॉर्ट में अपन ने क्या लिखा? SPT भी लिखा है ना। और इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SCPT है ना, तो शॉर्ट में अपन CPT टेस्ट भी लिखते हैं, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये एक स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। अपन सिर्फ इतना लिख रहे हैं CPT कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, जो कि एक स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। हमारे सिलेबस में स्टैटिक है तो CPT टेस्ट, क्योंकि डायनामिक जो है वो डायनामिक फोर्सेस के लिए अपन M.Tech में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे ये 3 चीज़ें बताने वाली रहेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इन तीनों में से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। गेट एकेडमी का जो पुराना वाला चैनल है, अभी तो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो न्यू चैनल पर देख रहे हो। गेट एकेडमी का जो पुराना वाला चैनल है वहाँ पर ये दोनों 1-1 घंटे का पूरा डला हुआ है, और ऐसा डला है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ। एक पॉइंट, हर चीज़ एकदम क्लियर रहेगी वहाँ पर आपको। तो प्लेट लोड टेस्ट वहाँ से देखेंगे आप लोग, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वहाँ से देखेंगे आप लोग। बचेगा ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट का ये टेस्ट है, ये मैं आपको भले बता दूंगा कल। तो कल की क्लास में मुझे आपको क्या बताना है, यहाँ पर इसमें और इसमें जो मैं रिड्यूस्ड एरिया यूज़ करूँगा, आप यहाँ पर रिड्यूस्ड एरिया यूज़ कर सकते हैं इंक्लाइन लोड के लिए। आयस कोड मेथड में भी आप रिड्यूस्ड एरिया यूज़ कर सकते हैं।
तो कल की क्लास में मुझे आपको क्या क्या बताना है? कल की क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद कल की क्लास में मैं आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की अपन बात करेंगे कि अपने पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और लास्ट में टाइम मिलने पर मैं आपको ये सीपीटी टेस्ट का भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन 5 मिनट का दे दूंगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 6, मेरे हिसाब से जो चैप्टर नंबर 6 था, मतलब जो शेलो फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से मतलब कल के बाद, द डे आफ्टर टुमारो, वी विल डिस्कस अबाउट द पाइल फाउंडेशन, दैट इज डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो आप ये दोनों प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वहाँ से पढ़ लेंगे। पढ़ना जरूरी, ऐसा नहीं है कि सर ने बोला तो ठीक है, पढ़ना जरूरी है। कई बार यहाँ से प्लेट लोड टेस्ट से और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो कल की क्लास में जो क्वेश्चंस करूंगा वो यहाँ पर भी बेस्ड होंगे, यहाँ पर भी बेस्ड होंगे, तो ये कल पढ़ के आना। ठीक है, आपको इजीली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये दोनों लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये दोनों लेक्चर्स, ये वाला और ये वाला, आपको कहाँ पर मिलेगा? गेट एकेडमी चैनल, ओल्ड वाला जो था, जिसका नाम सिर्फ गेट एकेडमी है। ठीक है, जहाँ पे वो कुछ 7 मिलियन 0.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, 7 लाख लोग हैं वहाँ पर, है ना, उतने सब्सक्राइबर है। तो वहाँ पर आप जियोटेक का प्लेलिस्ट ओपन करना, है ना, जियोटेक प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ये दोनों प्लेट लोड टेस्ट नहीं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो याद से ये दोनों आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसको मिल जाए वो टेलीग्राम पर शेयर कर देना सभी ग्रुप में, अपने गेट एकेडमी के जितने भी ग्रुप है ना, ऑफिशियल ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, प्रतीक सर का ग्रुप है, रिचा मैडम का ग्रुप है, तो वहाँ पर आप लोग शेयर कर देना सभी ग्रुप पे ये दोनों लिंक्स, जिन लोगों को मिल जाए, ताकि दूसरे भी पढ़ सकें। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये 3 डिस्कस करेंगे और कल शेलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है इससे हर एक क्वेश्चन आपका इजीली आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन फिर अपन यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। हाँ ठीक है, आज का सेशन अपन यहीं पर फिर स्टॉप कर देते हैं। हो गया, कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया यार। हाँ 1.5 घंटा हो गया। 1 बजे चालू करे थे, 2:30 होने में आ चुके हैं। ठीक है, तो इतना मैं यहाँ पर अभी आप लोग इसका फोटो खींच लो, इसका नहीं, आप लोग इसका फोटो खींच लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप भूल ना जाओ, इसलिए पहले इसका फोटो खींचो सभी लोग फुर्ती से। उसके बाद फिर अपन देखते हैं, मैं जब तक जरा बोर्ड रफ कर दूं इधर के। ठीक है, हार्डी जैसे आप पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वाटर टेबल करेक्शन इन द जोन नंबर 1, वहाँ पे वाटर टेबल करेक्शन की आईएस कोड ने बात नहीं की, वहाँ पर आपको सिग्मा बार डायरेक्टली पुट करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस पूरा पुट करना है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोराडा प्रेशर करके। तो वहाँ पर करेक्शन फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है इन द आईएस कोड। ठीक है, चलो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।